आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगी। आप सब लोग सोचते होंगे कि कोविड के टाइम में लोग अपना बिजनेस कैसे संभालें। ऐसे वक्त और भी आए हैं, तो क्या हमारी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से हो सकती है जिसने वो रेसेशन के टाइम को कैसे फेस किया है, वो आपको बताए। मैं आपको वही बताती हूँ। मैंने 2008 का रेसेशन फेस किया था। तब मैं बहुत यंग एंटरप्रेन्योर थी और तब एंटरप्रेन्योरशिप का इतना बोलबाला भी नहीं था। तो जो कि जितने सिस्टम्स अब बन गए हैं एमएसएमई के, ये सब आपको मदद करने के उतने थे नहीं। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ अपनी। मैंने 2006-7 के आसपास अपना बिजनेस सेटअप किया था। एक ही साल हुआ था, बस नया नया, और अहमदाबाद में किया था, गुजरात में। और मैं गुजराती नहीं हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि कितना टफ हुआ होगा। मेरे को भाषा भी नहीं आती थी तब। और 2008 में रिसेशन आ गया। बिल्कुल समझ में नहीं आया कि किस तरह से इसको फेस करें। और ये पता कैसे चला, जब धीरे धीरे पेमेंट्स डिफर होने लगे, पेमेंट्स आधी बात होने लगी। जो कंपनियां बहुत कोर काम हमारे साथ नहीं करती थी, उन्होंने हमें हटाना शुरू कर दिया। तब जो है हमें पता चला। हम कंसल्टिंग करते थे, कंपनीज को स्ट्रैटेजी और प्रोडक्ट इनोवेशन में मदद करते थे। तो फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं हम भी अपने बारे में रिसर्च करें कि आगे हमें क्या करना है। और 2008 के मिड तक मेरे पास डिसेंट 2 या 3 लोगों की टीम हो गई थी। एक छोटा सा कंप्यूटर हो गया था, सेटअप हो गया था, टेबल कुर्सी वाला। पर मैं एक बार बता दूं आपको कि मेरा कोई आप लोगों जैसा 12 करोड़, 25 करोड़, 40 करोड़ वाला कोई एम्बिशन नहीं था, या ओयो नहीं बनना था, या एयरबीएनबी वाला कोई एम्बिशन नहीं था। मैं एक यंग मदर थी। मैं चाहती थी अपने बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त बिताऊं और मैं प्रोफेशनली भी एक्टिव रहूं। इसलिए मैंने अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं माइका में प्रोफेसर थी और मैनेजर इनोवेशन थी। तो हमने सोचना शुरू किया और हमने अपने लेवल पे एज ए स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट कि हम अपने ही क्लाइंट हैं, तो हम कैसे अपने आप को मदद करेंगे, हमने वो खोजबीन शुरू करी। तो पहला हमने जो चीज़ रिसर्च करी वो की है कि कौन लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं, कौन लोग हमसे कह रहे हैं कि तुम चले जाओ, वो लोग कौन है। पहला, उनका टर्नओवर क्या है, उन कंपनियों का टर्नओवर क्या है। दूसरा, वो टेम्परामेंटली वो किस तरह के लोग हैं, उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ और सीएमडी किस तरह के लोग हैं। क्या लोग विजनरी हैं, क्या लोग वो स्ट्रैटेजिक हैं, या क्या वो डे टू डे फायर फाइटिंग करते हैं या मंथ टू मंथ फायर फाइटिंग करते हैं। उनका लार्जली अपने बिजनेस के प्रति अप्रोच क्या है, क्या वो एक्सपेंशन देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। और तीसरा पॉइंट था कि हम उनके कंपनी में क्या फंक्शन कर रहे हैं, कि हम उनकी कंपनी में क्या फंक्शन कर रहे हैं। हम उनके कंपनी में कोर फंक्शन है या पेरिफेरल फंक्शन कर रहे हैं, या मंथली एडवाइस देते हैं या वीकली एडवाइस देते हैं, या रियली में एज स्ट्रैटेजी पार्टनर्स, एज इनोवेशन पार्टनर्स हम लगे हुए हैं। तो वो हमने जो है वो उनके साथ ये हमने अपने आप को टैबुलेट किया। फिर हमने एक और एक्सरसाइज करी, वो थी कि हम कौन सी ज्योग्राफी में ज़्यादा एक्टिव हैं, कौन से लोग जो जिस ज्योग्राफी में हैं हम कौन से एक्टिव हैं। तो हमने देखा हम ज़्यादातर अहमदाबाद, राजकोट और सानंद के आसपास और गांधीनगर यहीं पे एक्टिव है। हमने ज़्यादा अपने आप को एक्सपैंड नहीं किया था। और तीसरा, हमने ये देखा कि हमारा एंगेजमेंट मॉडल किससे क्या क्या है। कईयों से हमारा एंगेजमेंट मॉडल वाज मोर लाइक अ स्ट्रैटेजी पार्टनर कि हम लगे हुए हैं। कईयों से हमारा एंगेजमेंट मॉडल था कि हम वंस अ वीक थे, हम बस आते थे महीने हफ्ते भर में जो काम हुआ है ब्रांड वाले के साथ, सीईओ वाले के साथ, कंज्यूमर इनसाइट्स वाले के साथ बैठ के उनके साथ डिस्कशन करके कोई एक निष्कर्ष पे निकल के उनको एक एडवाइस देके हम चले जाते थे, और एक अपना वीकली रिपोर्ट हम सीईओ सीएमडी को भेज देते थे। कईयों के साथ हम एक्चुअली में सिर्फ डिज़ाइन एजेंसी थे, हमसे लोग सिर्फ ब्रोशर डिज़ाइन और विजुअल मर्चेंडाइजिंग डिज़ाइन वो भी करवाते थे। तो जब हमने ये टैबुलेट किया तो हमने लार्जली क्या पाया कि पहली चीज़ कि जो लोग लार्जर बड़ी जोग्राफीज़ में हैं वो हमको ज़्यादा रिटेन कर रहे हैं। बड़ी मतलब अहमदाबाद में है, गांधीनगर में है। दूसरा, वो लोग जिनका एक्सपेंशन प्लान आगे जाके है, रेसेशन और नो रेसेशन, वो लोग हमको रिटेन करे हुए हैं। तीसरा, जिन लोगों के साथ हम कोर वर्क कर रहे थे हम, वो हमें रिटेन कर रहे हैं। जिनके साथ हम पेरिफेरल वर्क कर रहे थे कि वंस अ वीक आए, वंस अ मंथ आए, सिर्फ लार्जर एनालिसिस किया या सिर्फ कंज्यूमर रिपोर्ट पढ़ के उनको बता दिया या डिज़ाइन एक्टिविटी कर ली, उन्होंने हमें निकाल दिया। तो ये सब एनालिसिस करने के बाद हमने अपने आप को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को चेंज करा। मैंने अपना ज्योग्राफी बढ़ाया। सबसे पहले तो मैंने बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, इवन सिंगापुर, इवन कैलकाटा,
हर जगह जाके जितने भी मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड इनोवेशन, स्ट्रैटेजी, कंज्यूमर रिसर्च, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर इंसाइट्स, इससे रिलेटेड जितने भी लोग थे जिनको मैं जानती थी, मैंने उनको लिखना शुरू किया कि मैं ये काम करती हूँ, मुझे काम दिलाइए। और दूसरा जो है, मैंने इन कॉन्फ्रेंसेस में और ओकेजन्स में, इवन निफ्ट है, NID है, IIMS है, IISc है, जहाँ भी मैं जाके पैनल डिस्कशन में जा सकती थी, टॉक के लिए जा सकती थी, इवन एज अ पार्टिसिपेंट जा सकती थी, मैंने वहाँ जाके नेटवर्किंग करनी शुरू करी। तीसरा, मैंने आगे जाके अपना एक डेफिनेट इंगेजमेंट मॉडल्स बना लिए 3, कि यहाँ पे मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी पार्टनर की तरह काम करूँगी, यहाँ मैं आपके साथ में स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट हूँ, यहाँ मैं स्ट्रैटेजी एडवाइजर हूँ, और मैं आपके साथ यहाँ पे कितनी डीप जाऊँगी, यहाँ पे कितनी डीप जाऊँगी और यहाँ पे कितनी डीप जाऊँगी। और मैंने जाके जितने भी मेरे पेरिफेरल वर्क थे कि हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए कुछ डिज़ाइन एक्टिविटी कर देते थे, हमने जो है वो छोड़ दी फॉर द टाइम बीइंग। हमने सोचा बाद में जब हम एक्सपेंशन करेंगे तब हम उसको डेवलप करेंगे, ये हमने सोचा और ये हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, अराउंड 8-9 मंथ्स के अंदर ही हमें एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल ने हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया, जो एक्चुअली में हमारे हैप्पी डेज का टर्नओवर के बराबर था, एक प्रोजेक्ट। उसमें हमें उनके लिए 2024 के लिए रिसर्च करना था कि कंज्यूमर्स जो हैं वो 2024 में किस तरह से सोचेंगे, किस तरह के प्रोडक्ट आएंगे, क्योंकि हम फंडामेंटली हम इनोवेशन रिसर्च करते हैं। और जब हमारे पास वो प्रोजेक्ट आ गया, उसके बाद हमारे पास और भी कंज्यूमर रिसर्च के, स्ट्रैटेजी के, इनोवेशन के इसके प्रोजेक्ट्स आने शुरू हुए। हमें अहमदाबाद का एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट कंपनी ने, जो कि उस वक्त अपने प्रोडक्ट्स बेच नहीं पा रहा था, उसने हमसे कॉन्टैक्ट किया कि मैं कैसे नई नई टेक्निक्स लगा के बेचूं और मैं अपने प्रोडक्ट में क्या नई टेक्निक्स और ऐड करूं। और ये बहुत बड़ा वहाँ का रियल एस्टेट ओनर था और आज भी हैं वो हैं। फिर हमें एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट ओनर ने हमसे मुलाकात करी, जिनके अराउंड 24-25 रेस्टोरेंट थे और वो कुछ नया करना चाह रहे थे, और वो बॉम्बे में, हैदराबाद में, बैंगलोर में भी खोलना चाह रहे थे। और क्योंकि हमने ये लिखना शुरू कर दिया था कि हम बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई इधर भी एक्टिव हैं, तो काफ़ी लोग हमसे जो है वो क्रॉस मार्केटिंग, क्रॉस इनोवेशन भी हमसे कराना चाह रहे थे। और उसके बाद हमने जो है एक चीज़ और करी, क्योंकि बहुत कंपनियां हमें अपने स्ट्रैटेजी पार्टनर्स बनाना चाह रही थी एज अ ऑन बोर्ड स्ट्रैटेजी पार्टनर, मोर लाइक अ एम्प्लॉई, वो हम नहीं रेडी थे। तो हमने अपना एक वो वर्जन भी स्टार्ट कर दिया जहाँ पे हम आपके कंसल्टेंट स्ट्रैटेजी पार्टनर हैं, कंसल्टेंट स्ट्रैटेजिस्ट हैं, और लिटरली लाइक अ एम्प्लॉई हम आपके काम करते हैं। हमारी टीम आपके साथ मोर लाइक हम 2-3 लोग एज अ टीम आपके साथ काम करते हैं। और फिर जो है मैंने अपने आप को बहुत ही फ्लेक्सिबल कर दिया, फाइनेंशियली भी और इवन टाइम वाइज भी। ये नहीं है कि अगर मैं 2 घंटे आऊँगी या 4 घंटे आऊँगी तो उतना ही बैठूंगी। द पर्पस वॉज टू गिव एज मच वैल्यू एंड वर्थ टू द पीपल आई एम वर्किंग फॉर विद इन माई डोमेन। माई डोमेन वॉज एज अ इनोवेशन स्ट्रैटेजिस्ट एंड एज अ स्टोरी टेलर, ब्रांड स्टोरी टेलर एंड अ सेल्स स्टोरी टेलर। और वहाँ पे मैं डिज़ाइन में भी हेल्प करती थी और वहाँ पे मैं एडवाइस करती रही। बट आई सेड आप अपना डिज़ाइन स्टूडियो अलग रखो और एडवर्टाइजिंग स्टूडियो अलग रखो। मैं एज अ स्ट्रैटेजी मैनेजर, एज अ ब्रांड मैनेजर, एज अ स्टोरी टेलर उनको गाइड करती रहूँगी, उनको हेल्प करती रहूँगी। आपकी सेल्स टीम से मैं ट्रेनिंग्स लेती रहूँगी, उनके साथ में देखती रहूँगी कि कहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रही है, आपके CMO से बात करती रहूँगी। सो मैंने वहाँ पे अपना प्लेटफॉर्म बहुत वाइड कर दिया एंड आज की डेट है आई एम स्टिल वेरी कंफर्टेबल। मेरे पास अभी भी क्लाइंट्स आते हैं, छोटे और बड़े, और मैं उनको इस बात पे टैबुलेट करती हूँ कि कौन सा क्लाइंट मेरे को कौन से फंक्शन के लिए यूज़ कर रहा है। ये नहीं कि वो क्लाइंट कितना करोड़ का है, और दूसरा उस क्लाइंट का लार्जर विजन अपने बारे में क्या है। अगर वो बड़ा होना चाहता है तो रेसेशन पीरियड इज मियरली अ हिकअप, और कुछ नहीं, वो आएगा वो चला जाएगा। पर आपने किस तरह से अपने आप को स्ट्रैटेजाइज रखा, किस तरह से अपनी स्टोरीज को अनरेवल किया, किस तरह से अपनी सेल्स टेक्निक्स, अपनी ब्रांड टेक्निक्स, अपनी सेल्स टीम को किस तरह से आपने पकड़ के रखा, वो सब जो है अगर आपने क्लैरिटी रहे आप में और आप वो बड़ा बनना चाहते हैं तो जो है हमने उन तरह के क्लाइंट्स को फिर नर्चर करना शुरू किया। और हमने जो हमारे क्लाइंट्स इस तरफ नहीं जा रहे थे, हमने उनको एजुकेट और एडवाइस भी करना शुरू किया। तो धीरे 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 हम आज की डेट में जो है एजुकेशन भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं और कंसल्टिंग भी करते हैं इन तीनों एरियाज में। तो आई होप मेरी इस केस स्टडी से आपको मदद मिली होगी कि आप जो हैं वो रिसेशन में हताश ना हो, आप ये डरे नहीं, आप अपनी स्टोरी को पकड़ के रखिए,
अपनी सेल्स टीम को पकड़ के रखिए, उन्हें आप नई नई टेक्निक्स, नई नए तरीके से जो है आप उन्हें सेल करना प्रोडक्ट को बताते रहिए, ताकि जो है अगर वो 100 नहीं अचीव कर पा रहे हैं, 50 या 60 ही अचीव कर रहे हैं, पर अचीव तो करें। और उनकी वो स्टोरीज में वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो अडेप्टेबिलिटी, उनकी सेल्स टेक्निक्स में वो एक लेवल ऑफ रीचिंग आउट की वी आर विद यू टू द कंज्यूमर। सेम वे अपनी ब्रांडिंग में भी यही रखिए कि हमें पता है वक्त चेंज हो गए हैं, पर हमारा प्रोडक्ट तो वही रहेगा, पर वो प्रोडक्ट इस वक्त में आप किस तरह से इस्तेमाल करें, आप ये भी देखिए। इस तरह से हमने अपने आप को बहुत अडेप्टेबल रखा, बहुत फ्लेक्सिबल रखा, बहुत इनोवेटिव रखा, चाहे हमारे वो एंगेजमेंट मॉडल हो, चाहे हमारे वो फंक्शन मॉडल हो, और चाहे वो हमारे अपने काम करने का तरीका हो। हमारा काम करने का तरीका भी बहुत चेंज हो गया। हम जो है वो सबके साथ काम करते हैं, हर लेवल पे काम करते हैं, और जहाँ तक हो सके मैक्सिमम वैल्यू देने की कोशिश करते हैं। अगर तब भी आपको कोई क्वेरी है अगर, तो आप नीचे जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, और मैं आपकी क्वेरी को आंसर करने की कोशिश करूँगी, मेरे जो एक्सपीरियंस रहा है उससे। थैंक यू सो मच।